कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार के आज का एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही कल क्या रहे अब आपकी खास तैयारी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कल के लिए क्या रहे आपकी तैयारी। और साथ हमारे हैं आज खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी और हमारे तमाम सहयोगी रिसर्च एनालिस्ट जिनको आप देख पा रहे हैं, और उनसे करेंगे बातचीत अलग अलग सेक्टर से जुड़ी खबरों के लिए, उनसे लेंगे जानकारी। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा तेज उतार चढ़ाव के बाद बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी करीब 80 अंक फिसलकर 15,750 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर से करीब 400 अंक फिसलकर 34,800 के नीचे बंद हुआ। आज खास तौर पर फार्मा शेयरों ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम किया। फार्मा इंडेक्स में करीब 4.5% की कमजोरी रही और डॉक्टर रेड्डीज का शेयर आज 10.5% टूटा। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत देखने को मिले, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,459 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 730 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन बाजार पर दबाव क्या रही, उसकी मुख्य वजहें। भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से आज संकेत बेहतर थे, लेकिन भारतीय बाजारों की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। उसकी वजह ये थी कि भले अमेरिका में कल रिकॉर्ड हाइज बने हों डाउ, नैस्डैक और एसएनपी पर, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से थोड़े से दबाव में थे और साथ ही दबाव था एशियाई बाजारों से, खासतौर से हांगकांग और चीन के बाजार अपनी समस्याओं की वजह से कल भी गिरे थे और आज भी तेजी से गिरते हुए नजर आए। इसके साथ ही एफआईआईज की कल के सेशन में बिकवाली के आंकड़े भी बड़े थे, तो ये सारे ट्रिगर्स ऐसे थे, इनसे थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही थी। लेकिन भारतीय बाजार फिर भी खुले बेहतर मजबूती के साथ और एक बार 15,900 की तरफ बढ़ने की कोशिश भी हुई, 35,200 की तरफ बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश भी हुई और कल ही की तरह आज भी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी है। क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे थे कल के, तो ऊपर में टिकना थोड़ा सा मुश्किल था। और दूसरा, एशियाई बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती नजर आई और डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिखे, तो इन सब का दबाव जो बना वो साफ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही मिड सेशन से जो बिकवाली बढ़ी, उसके दबाव की एक सबसे बड़ी वजह थी रिजल्ट्स। आज डॉक्टर रेड्डीज ने अपने नतीजे पेश किए और डॉक्टर रेड्डीज के बेहद कमजोर नतीजे नजर आए। तो न सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज 10% गिरा, बल्कि कल एलेम्बिक फार्मा के जो नतीजे आए थे वो 11% गिरा। और डर ये था कि अमेरिका को जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, फार्मा कंपनियां, उनके नतीजों पर दबाव दिख सकता है। पूरा फार्मा सेक्टर आज कमजोर नजर आया। आमतौर पर ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ कमजोर रहने वाले मेटल सेक्टर में आज विपरीत ट्रेंड दिखा। बेहद मजबूती के साथ सारे मेटल स्टॉक्स नजर आए, स्पेशली हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयरों ने निफ्टी को संभालने की पूरी कोशिश की। जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का सवाल है, मिला जुला कारोबार आज यहां पर देखने को मिला। न बहुत तेजी न बहुत कमजोरी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा था। कॉफी के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, कल भी 10% कॉफी के दाम बढ़े, उसको देखते हुए तमाम कॉफी के शेयर, चाय के शेयर और चीनी के शेयर, मतलब चाय, चीनी, कॉफी, यहां पर भरपूर तेजी है। आज ये तीनों ही सेक्टर दमदार उछाल के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल एक और बड़ा एक्शन वाला दिन बाजारों में दिखा। बस यही था कि ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी और एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी हावी होती दिखी। हालांकि डेटा पक्ष में है, मार्केट ओवरसोल्ड होने के नजदीक है और इसीलिए लोअर लेवल पर ट्रेडिंग रेंज पर वहां पर सपोर्ट आता दिखा। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है जहां ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तर पर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आ रही है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी, और इसी रेंज में बाजार बार बार ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं। अब बाजार पर समझेंगे कल के लिए खास तैयारी क्या रहे, बातचीत करेंगे एक बार फिर से अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जानते हैं और डिटेल में हमें समझाने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। वरुण, जरा बताएं आज खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल थी और कहां पर रही सुस्ती? देखिए, भारतीय बाजारों में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और इसका सबसे बड़ा कारण था ग्लोबल मार्केट्स। खासकर हैंगसेंग के मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने मिली और इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स देखने मिला। डाउ फ्यूचर में भी इसी वजह से गिरावट आई है और इसी वजह से आज भारतीय बाजारों में भी गिरावट आई। इसके अलावा जो नतीजे आए, खासकर फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डीज के जो खराब नतीजे आए, उसके बाद पूरा फार्मा स्पेस जो है उसमें गिरावट देखने मिली।
निफ्टी में जो टॉप लूजर था उसमें सबसे आगे डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने मिला। इसके अलावा एक्सिस बैंक, रिलायंस, आईटीसी जैसे हैवी वेट्स जो थे वहाँ भी आज अच्छी खासी गिरावट हुई है। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी फार्मा काउंटर्स ही सबसे बड़े लूजर्स थे। एलेम्बिक फार्मा, गुजरात गैस, आरईसी, इंटरग्लोब एविएशन, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनमें गिरावट हुई है, लेकिन फार्मा काउंटर्स सबसे बड़े लूजर थे। इसके अलावा कैश में शोभा लिमिटेड, हाल ही की लिस्टिंग जोमेटो जैसे काउंटर्स में भी आज गिरावट देखने मिली। मिंडा इंडस्ट्रीज, एबीबी जैसे काउंटर्स है जहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हुई है। इसके अलावा खबरों के चलते जहाँ पे एक्शन था, यहाँ पे देखिए रैमको सीमेंट नतीजों के बाद गिरावट देखने मिली इस काउंटर में। हुडको, ओएफएस का इम्पैक्ट देखने मिला। केपीआर मिल, नतीजे अच्छे थे, साथ ही साथ जो स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है उसका असर यहाँ पे देखने मिला। इक्विटास होल्डिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो मर्जर पे अप्रूवल दिया है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। वही टॉप कॉल जो हमारे चैनल पे दिए गए, गुडलिक ग्रुप, यहाँ पे अनिल जी द्वारा आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। उसके बाद इस स्टॉक में तो तेजी हुई है, लेकिन इसके अलावा जितने चाय और कॉफी के स्टॉक थे आज वहाँ जम के खरीदारी देखने मिली है। मैन इंडस्ट्रीज, हमारा एसआईपी काउंटर, आज इस काउंटर में जम के खरीदारी देखने मिली। साथ ही साथ बैम्बिनो एग्रो, हमने आपको कल एसआईपी स्टॉक बताया था, आज एक फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में देखने मिली है। मन्नपुरम फाइनेंस जैसे काउंटर भी है जो हमारे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और यहाँ भरपूर तेजी देखने मिली। यानी कि आज गिरावट वाले दिन भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बताए गए थे हमारे चैनल पे जिनमें खरीदारी की सलाह दी गई और इनमें जम के तेजी देखने मिली है। इसके अलावा तेजी थी मेटल काउंटर्स में, खासकर हिंडाल्को देखें निफ्टी का टॉप गेनर था क्योंकि चीन ने स्टील एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने का ऐलान किया, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस मेटल काउंटर्स देखने मिला। वहीं एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। कैश में अगर आप देखेंगे या फिर एफएनओ में देखेंगे तो जुबिलेंट फूड, फाइजर, नतीजा आने के पहले फाइजर में अच्छी खासी तेजी थी। वेस्टर्न इंडिया और एमएमटीसी जैसे काउंटर्स है जहाँ पे खरीदारी आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। तो कुछ चुनिंदा खरीदारी भी देखने मिली है, लेकिन लार्जली मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने मिला। सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट्स थे, हैंसेंग के मार्केट ने दबाव बनाने का काम किया। साथ ही साथ फार्मा काउंटर्स में डॉक्टर रेड्डीज के कमजोर नतीजों के बाद अक्रॉस फार्मा सेक्टर जो सेल ऑफ देखने मिला है उसने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया। और आइए विकास सेठी जी, आपका हम रुख कर रहे हैं। दबाव भरे बाजार में फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहे, कल के लिए क्या आप इंट्राडे पिक बताएंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए सुबह जब बाजार हमारा खुला तो इंटरनेशनल क्यूज तो नेगेटिव थे, डाउ फ्यूचर्स भी काफी गिरे हुए थे और उसके बावजूद हम खुले तो थोड़े रेजिलियंस के साथ, बट ड्यूरिंग द डे वो जो रेजिलियंस या जो तेजी थी उसको कायम नहीं रख पाए और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए, जिसका मेन कारण था जो हांगकांग और चाइना के बाजारों में जो भारी गिरावट हुई। चाइना ने जो अपने इंटरनेट और ई कॉमर्स कंपनियों पे जो नई रेगुलेशंस लगाए हैं, नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसके कारण से वहाँ एक जबरदस्त बिकवाली हुई और उसका असर पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में आज देखा जा रहा है। तो वैसे आज हम जब बंद हुए तब भी डाउ फ्यूचर्स अराउंड 200 पॉइंट नीचे दिखा रहे थे, जो कि अभी भी वहीं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज अगर डाउ इन्हीं लेवल्स के आसपास बंद होता है या फिर यहाँ से थोड़ी रिकवरी आती है तो फिर कल हमारा बाजार अच्छा होना चाहिए, अच्छी रिकवरी हो सकती है बाजार में। और आज मेटल सेक्टर ने अच्छा किया और फार्मा सेक्टर ने बहुत ही नेगेटिव डॉक्टर रेड्डी ने परफॉर्म किया। बाकी कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी स्वाति, वो रहेगी एक आईटी कंपनी, मिड साइज्ड आईटी कंपनी है बिरला सॉफ्ट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इस तरह के जो अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर को कैटर करती है। एक जीरो डेट कंपनी है। मार्च तिमाही में भी नतीजे बेहद ही शानदार थे और कल इस तिमाही के, जून तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे काफी अच्छे रहेंगे। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे कल खरीदारी करने की सलाह, या गिरावट में मिले तो और भी अच्छा है। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 395 रुपए का। और जहां तक मेरी कल की पोजिशनल पिक का सवाल है, पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने पिक किया है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को, जो कि आज 1700 के लेवल पे बंद हुआ है। ये कंपनी वैसे खुद का कारोबार तो विंड पावर जनरेशन का है, बट एक होल्डिंग कंपनी है किर्लोस्कर ग्रुप की, जो कि 51% हिस्सेदारी ओन करती है किर्लोस्कर फेरस में, जिसकी वैल्यू आती है करीबन 2000 करोड़, जबकि इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप सिर्फ 1650 करोड़ है। इसके अलावा ये कंपनी एक और लिस्टेड कंपनी स्वराज इंजन्स में 17% हिस्सेदारी ओन करती है। फिर हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट करा है रियल एस्टेट में फोरे करने का। इनका 50 एकड़ का प्लॉट है, लैंड है पुणे में, उसको वैल्यू अनलॉक करने की इनकी पूरी तैयारी है। इन्होंने एक सब्सिडियरी के अंतर्गत वहाँ पे 20 लाख स्क्वायर फुट का डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी में, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है पोजिशनल तौर पे इसमें यहाँ खरीदारी करें। 1800 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 1670 का स्टॉप लॉस है। जी, विकास सेठी जी की राय, कल के लिए इंट्राडे में बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं वो, और पोजिशनल व्यू किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में रखने का उनका सुझाव है। बातचीत जारी रहेगी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? स्वाति जी नमस्ते, आपका और आपके सभी उत्साही दर्शकों का। तो टाटा स्टील और कैनरा बैंक दो स्टॉक में लेकर आया हूँ ऑप्शंस के तौर पे। तो टाटा स्टील सारे मेटल स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, टाटा स्टील भी उनमें से एक था और ये अच्छा खासा बंद हुआ है। लेकिन मेरी सलाह मार्केट की कमजोरी ओवरऑल देखते हुए सेक्टर स्ट्रेटेजी में था कि भाई कल आप अगर नीचे मिलेंगे तो इसको लेंगे। तो 1330 की जो कॉल है अभी भी अब जुलाई महीने के लेंगे। 1330 की कॉल 10 रुपए पे लें। 13 रुपए 35 पैसे पे बंद हुई है आज। अगर 10 रुपए मिलती है तो लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 6 रुपए, टारगेट रहेगा 16 रुपए। और दूसरा कैनरा बैंक, जिसके नतीजे आज मार्केट के दौरान ही आ गए थे, अच्छे थे नतीजे, पर उतना स्टॉक फिर प्रेशर में आ गया था ओवरऑल मार्केट को देखते हुए। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है मेरी प्योरली ऑप्शन की दृष्टि से, फंडामेंटल दृष्टि से नहीं है। तो ऑब्वियसली आप इसमें से हिचकिचाए नहीं स्टॉप लॉस बुक करने में या प्रॉफिट बुक करने में अगर टारगेट हो जाए तो। 150 की कॉल, इसमें मैं कोई छांट वाट नहीं कर रहा अपनी तरफ से। 150 की कॉल जो करीब 1.5 रुपए पे अवेलेबल है जुलाई महीने की, वही ले। 50 पैसे का रखें स्टॉप लॉस और 3 रुपए 25 पैसे का रहेगा टारगेट। धन्यवाद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो देखते हैं अमेरिका में कैसा सेशन होता है। आजकल अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है कि जैसे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं 3:30 बजे वैसा ही सेशन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह डाउ फ्यूचर्स कुछ और ही तस्वीर दिखाते, तो इन दोनों को मिलाकर कल देखना होगा। तो ओपनिंग तो हमें मिल जाएगी ग्लोबल मार्केट्स को, और ये भी देखना है 2 दिनों तक लगातार गिरने के बाद एशियाई बाजारों में स्पेशली हांगकांग और चीन में जो समस्या है वो रुकती है या फिर और बढ़ती है। थोड़ा वहाँ माहौल ठीक नहीं है। तो ये 2-3 कारण हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, पहली बात। अब उसके बाद हमारे अपने डेटा के दम पर और हमारे आंकड़ों के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। 2 चीजें देखनी, एक आज के सेशन में एफआईएस के आंकड़े किस तरह के निकल कर आते हैं, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है या एफआईएस की बिकवाली का दबाव है, ये पहला एक आंकड़ा आपको देखना है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो, वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है परसों, उससे पहले क्या बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, और यदि हाँ तो फिर निचले स्तर से सपोर्ट आता दिखेगा। तो पहले 15,700 ये एक लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। इसके नीचे गए तो 15,575 15,625 की वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट है। वहां पर आपको फ्रेश खरीदारी भी करनी है, शॉर्ट कवरिंग भी करनी है अगर बाजार आए तो। ऊपरी स्तरों पर पहले नजर रखनी है 15,800, इसके पार निकलने के बाद आपको मजबूती का संकेत आता दिखेगा। उसके बाद 15,850 15,900 वो रेंज है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है और शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,350 34,550, ये 200 पॉइंट नीचे मजबूत सपोर्ट है। ऊपर 35,000 35,200 ये मजबूत रुकावट वाला लेवल है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो कल फिर से एक बड़े एक्शन वाला दिन होगा, दोनों तरफ के ट्रेड भी मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं कैसे रहते हैं, उसके दम पर हम कल के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आइए कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रणनीति बताएंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर है, मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट ही अभी प्ले आउट हो रहा है पिछले 6-7 वीक से। और आज भी जिस तरीके से मार्केट ने हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि मार्केट एक्सपायरी के पहले 15,900 और 15,600 ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। तो इस दायरे को प्ले करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करेंगे वो शॉर्ट स्ट्रेडल का स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो 15,750 के कॉल और 15,750 का पुट हम यहाँ बेचने की सलाह देंगे। करीब 15,750 का कॉल 53 रुपए में आज का क्लोज है, उस पर आप उसको बेचे एक लॉट, और 15,750 का पुट जो कि 66 रुपए की क्लोजिंग है उसे आप बेचे। तो टोटल आपका इनफ्लो इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने में करीब 119 रुपए का आएगा, और हम इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 160 रुपए के आसपास। हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से रेंज बाउंड मूव
पूरी सीरीज में ही देखने को मिला है, जुलाई सीरीज में। तो एक्सपायरी के चलते भी ये रेंज बाउंड ही रहेगा और हम यहाँ पे जो हमें 119 रुपए की जो हमें प्रीमियम मिल रही है, हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रीमियम श्रिंक होती हुई दिखेगी और हम यहाँ पे 50 से 60 रुपए का प्रॉफिट इसमें बनाते, इस स्ट्रेटेजी में बनता हुआ दिखना चाहिए। तो हम शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 15,750 का कॉल और पुट बेच के। कल के सेशन के लिए हम जो स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट करेंगे वो रहेगा गोदरेज सीपी का। ये स्टॉक में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखा और पूरी सीरीज में स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से 999 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इसमें 985 का स्टॉप लॉस रखे और 1030 तक के टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो गोदरेज सीपी बाय किया जा सकता है और निफ्टी में 15,750 का शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने की सलाह देंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और विकास जी आपके पास आएंगे और जानेंगे कौन सी लॉन्ग टर्म पिक आप बताने वाले हैं आज। बिल्कुल स्वाति, आज के लिए जो मैं लॉन्ग टर्म पिक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आज 250 रुपए 250 के आसपास बंद हुआ है। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया, जिसका परफॉर्मेंस हमको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। कल इसने जून क्वार्टर के नतीजे पेश किए, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 104 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल सिर्फ जून क्वार्टर में 2 करोड़ का पैट था। बाकी और भी जो फंडामेंटल्स है बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16-17% का, डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.29 का। इस स्टॉक को मैंने नेचुरल लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड करा हुआ है, बट यहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में 350 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में 250 के लेवल। तो लॉन्ग टर्म खरीदारी फिलिप्स कार्बन ब्लैक में करने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप आज शो में हमारे साथ शामिल हुए। तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया। और साथ ही आज के शो में बस इतना ही। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी।